तो आप सभी लोगों को का स्वागत है स्टडी क्लोज के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं मानस मिश्रा आपके सामने आज एक लेक्चर लेकर के आ रहा हूं और लेक्चर का टाइटल है हु किल्ड ओशो। भगवान रजनीश, आचार्य रजनीश चंद्र मोहन जैन। जी हाँ, ये इनके कुछ नाम थे जो कि इनके जन्म से लेकर के इनके मृत्यु तक की इनके साथ रहे। और इन नाम के पीछे कई अगर उपलब्धियां थी तो इन नाम के पीछे कई सारे विवाद भी थे। एक एक करके हम इसके ऊपर पूरी बात करेंगे और मैं आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट भी बताऊंगा कि जो मुंबई हाई कोर्ट में भी चल रही हैं जो बातें, कि डॉक्टर, लॉयर और अन्य वे लोग जो उस समय वहां मौजूद थे उनके मन में उस समय क्या खलबली थी और उसका अब क्या नतीजा है, ये सारी बातें आपको इस लेक्चर में पता चलेंगी। एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ओशो थे वो नाम से ही ओशो नहीं थे। उनका जो नाम था वो था चंद्र मोहन जैन। सन 11 दिसंबर 1931 को उनका जो जन्म हुआ था वो एमपी के रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुचवाड़ा नाम के एक गांव में हुआ था। रायसेन बहुत अच्छी जगह है। इनकी जो परवरिश हुई थी वो इनके नाना नानी के वहां हुई थी और नाना नानी इनके जबलपुर में थे। ऐसा जो लिखा है, जो मैंने पढ़ा है, वो ये है कि ये एक गरीब परिवार के थे लेकिन बचपन से बहुत तेज। मतलब हमेशा ओशो के जो पास के जो लोग रहते थे वो हमेशा ये कहते थे कि ओशो में एक खास बात ये थी कि पहले वो चीजों को दुनिया के नजरिए से देखते थे और उसके बाद वो चीजों को अपने नजरिए से देखते थे। और कहीं ना कहीं उनका जो नजरिया होता था वो बिल्कुल भूचाल कयामत ले आने वाला होता था। अभी धीरे धीरे करके मैं सारी बातें आपको बताता हूँ। देखिए, डेथ मिस्ट्री के ऊपर हम लोग वीडियो के थोड़ा सा बाद में आएंगे। पहले मैं उनके जीवन का एक विस्तार विच्छेद आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहली बात यह थी कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने एक सब्जेक्ट चुना, इतिहास, जिसमें उनको कोई मजा नहीं आया। उसके कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने फिलॉसफी ले लिया। उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं फिलॉसफी ही लूंगा। और फिलॉसफी से ही उन्होंने सारे अपनी जितनी भी पढ़ाई थी स्नातक पर स्नातक उन्होंने पूरी करी। इन्होंने अपना मास्टर किया था सागर यूनिवर्सिटी से। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में एक जगह है सागर। तो सागर यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना मास्टर कंप्लीट किया और उसके बाद वो लेक्चरर बने। और लेक्चरर बनने के बाद उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करना शुरू किया जिससे पूरी यूनिवर्सिटी हिल गई। मतलब कुछ एक दो उदाहरण अभी देता हूं मैं आपको, पहले ये समझ लो कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता जाता है 1960 का समय आता है। 1960 के समय में उन्होंने ये लगा कि यार यूनिवर्सिटी में आखिर मैं कितना ज्ञान दूं। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, भारत भ्रमण करते हैं। तो 1960 से 1966 तक उन्होंने भारत भ्रमण किया। और इस भारत भ्रमण में उन्होंने सारी बातें बताना शुरू किया। जगह जगह गए, जगह जगह जाकर के सारी बातें उन्होंने बताई। कई लोग उनकी बातों से इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा अरे यार, ये तो दुनिया में मार्केट में कोई नया आदमी आ गया है जो कि ऐसी ऐसी बातें बताता है जो पुरानी बातों से बिल्कुल अलग है। जैसे अभी 1968 में इन्होंने भारतीय विद्या भवन में एक उपदेश दिया था। उस उपदेश में इन्होंने अपने 5 स्तंभ, 5 सबसे मूल उपदेश उन्होंने दिए थे। पांचों का समागम करके दिया था और तहलका मच गया था वहां पर। क्योंकि पहली बार दुनिया ने जाना था कि आप सेक्स से भी मोक्ष पा सकते हैं। भारत जैसा देश जहां पर सेक्स इतना बड़ा टैबू माना जाता है, लोग खुल करके बात नहीं करते, पहली बार उनके सामने कोई ऐसा आदमी आता है जो खुल करके सेक्स पर बात करे, जो खुल करके मोक्ष पर बात करे। एक इन्होंने सन्यास की पूरी परिभाषा ही बदल दी। 1970 में कुल्लू मनाली में हुआ इनका उपदेश, जिसका टाइटल ही यही था, नव सन्यासी क्रांति। और विदेशियों में यह बहुत फेमस हुआ नियो सन्यासी के रूप में। इस नव सन्यासी का मतलब यह था कि आपको अगर सन्यास लेना है तो बिल्कुल भी जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे भारत में क्या सन्यास का मतलब क्या होता था? घर त्याग दिया, सारे शौक और ये क्या बोलते हैं उसको, ऐशो आराम सब त्याग दिए और उसके बाद हम चले गए कहां पर? जंगलों की ओर, जहां पर हमने ईश्वर को खोजना शुरू किया। अब वो ईश्वर मिलता कहां था? अपने अंदर ही मिलता था। जिस दिन मिल जाता था आपको मोक्ष मिल जाती थी। लेकिन इन्होंने ये बोला कि आप घर में रह करके भी सन्यास पा सकते हो। सोचो, सारे सुख साधनों का इस्तेमाल करो लेकिन उनसे अटैच मत हो। समझ आई बात? और एक किताब इन्होंने निकाली, संभोग से समाधि तक। उस किताब ने तो तहलका मचा दिया और एक समय, अपने समय की दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली वो किताब थी। और जितने भी लोग एक दूसरे को जबरदस्ती ये किताब देते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो एक बात जरूर कहते थे कि पढ़ना जरूर पर फॉलो मत करना, चाहे जो हो जाए। समझ आई बात? क्योंकि ओशो के विचार जो थे वो बहुत क्रांतिकारी थे। इनका जो देश में, आपको पता होना चाहिए, 21 देशों ने इनको बैंड कर दिया था। हाँ भैया, 21 के 21 देशों ने इनको बैंड किया था। सबसे पहला था अमेरिका, उसके बाद ग्रीस, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इंग्लैंड, आयरलैंड, उरुग्वे,
ऐसे करके टोटल 21 देशों थे जिन्होंने इनको बैन किया। कुछ ने कुछ समय रखा, उसके बाद इनको हटाया, तो कुछ ने अपनी गन से लेस आर्मी एयरपोर्ट पे खड़ी कर दी और इनसे विनती करी कि कृपया आप यहाँ चले जाइए, हम आपको शरण नहीं दे सकते, क्योंकि आपके जो विचार है वो इतने बागी हैं कि हमारे ये जो धर्म गुरु हैं, जैसे ग्रीस में जब ये आने वाले थे, चर्च में खलबली मच गई और चर्च ने बकायदा वहां की सरकार पर प्रेशर बनाया कि इस आदमी को आप नहीं शरण देंगे चाहे जो हो जाए। तो ग्रीस ने हाथ जोड़ लिए। उरुग्वे ने रखा भी तो अमेरिका ने उसके ऊपर कहा कि भैया हटाओ इनको, आप इनको शरण से हटाइए, वरना हम आपके ऊपर आ, कौन सा वो एक्शन होता है, वो फिजिकल एक्शन लगा देंगे, फिजिकल एक्शन लगा देंगे। पेनल्टी होती है ना जो अमेरिका लगा देता है कि हम कोई मदद नहीं करेगा, ना कोई राज्य आपकी मदद करेगा, अगर कोई करेगा तो हमारा शत्रु होगा। टीएपी, ट्रेड अगेंस्ट पॉलिसी लगा देंगे, उरुग्वे को हटाना पड़ा। और ये बाकायदा न्यूज में भी आता है, रोमन रीगन उस समय के प्रेसिडेंट थे। जिस दिन ओशो ने उरुग्वे छोड़ा है उसके अगले दिन $150 मिलियन की डील रोमन रीगन ने साइन करी एज अ गिफ्ट, कि आपने मेरी बात मानी इस वजह से। तो इनकी बात हम लोग कर रहे थे 1960 से 1966 के बीच में इन्होंने भारत भ्रमण किया, और जब भारत भ्रमण किया तो ओशो काफी विख्यात होने लगे भारत में। और इनकी ख्याति जो है जबलपुर यूनिवर्सिटी पहुंची कि भैया ये तो बड़ा बागी आदमी है। जबलपुर यूनिवर्सिटी पे बाकायदा प्रेशर बना, और यूनिवर्सिटी जब ये लौट करके आए तो यूनिवर्सिटी ने हाथ जोड़ लिए कि सर हम आपको नहीं रख सकते, आपके विचार आपको हमारा एम्प्लॉय बनने के बाधक हैं, जो साफ बात है। कुल मिलाकर के जब यूनिवर्सिटी की नौकरी रही नहीं तो ओशो ने कहा कि भाई अब तो कोई प्रेशर वेशर रहा नहीं, तो हटाओ यहां से। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अपना नाम बदल दिया। चंद्रमोहन जैन से उन्होंने अपना नाम रख लिया आचार्य रजनीश। आचार्य उन्होंने अपने नाम के आगे खुद ही लगाया था। 1968 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन में उन्होंने उपदेश दिया, और उपदेश में उन्होंने जब ये बोला कि सेक्स से आप समाधि, संभोग से समाधि पा सकते हो, मतलब उन्होंने एक वर्चुअल वर्शिप दिखा दी। संभोग जो है ये वर्चुअल वर्शिप है। उस देश में, जिस देश में संभोग का नाम कोई नहीं ले सकता। आज भी अगर हम अपने माता पिता के सामने कुछ ऐसे इंटीमेट सीन देखते हैं तो हम पानी लेने उड़ जाते हैं, तो वो पानी लेने उड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ होता है ना ऐसा। लेकिन एक आदमी जिसको आने वाले समय में लोगों ने भगवान का दर्जा दिया, अभी नहीं दिया था 1968 में, जब वो ऐसी बात कहेगा तो सोचो दुनिया किस तरीके से उनकी बात मानेगी। 1968 के बाद से के ऐसा मैंने पढ़ा है कि ओशो ने वो ख्यातियां पाई कि देश विदेश में इनका नाम हो गया। 1970 में कुल्लू मनाली में जब इन्होंने नियो सन्यासी की डेफिनेशन दी तो वहां पर इनके जो आश्रम बने थे, वहां पर इन्होंने ये बताया कि मेरे वहां कोई भी फीमेल अगर होगी तो उसको मां के नाम से संबोधित किया जाएगा, और कोई भी पुरुष अगर होगा तो उसको स्वामी के नाम से संबोधित किया जाएगा। 1971 में ओशो ने अपने नाम के आगे आचार्य हटा दिया और भगवान रख लिया, तो 1971 में जो इनका नाम पड़ा वो पड़ा भगवान रजनीश। 1974 में पुणे में इनके अनुयायी यानी कि इनके भक्तों ने मिल करके एक बहुत बड़े आश्रम का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया ओशो कम्यून। इस ओशो कम्यून के ऊपर भी बहुत सारी उंगलियां उठी, बताऊंगा आपको क्या था। ओशो कम्यून में माना यह जाता था कि यहां पर बातें ये उठी कि यहां पर बहुत सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं, ड्रग्स के इल्जाम भी लगे, साबित कुछ नहीं हुए, सिर्फ इल्जाम लगे, ड्रग्स के इल्जाम भी लगे। अश्लीलता यहाँ पे थाली में रख करके परोसी जाती है, ऐसा पुणे के मजिस्ट्रेट ने कहा था, साबित अगेन कोई कुछ नहीं कर पाया। इन्हीं सब चीजों से, और ओशो कट्टर गांधी के विरोधी, वो तो ये कहते थे कि गांधी जी जो है अहिंसक नहीं है, हिंसक है। कम्युनिस्ट के विरोधी, और जब कम्युनिस्ट के विरोधी तो कम्युनिस्ट डरने लगे कि यार फिर अब एक बात बताओ, ये आदमी तो कहता है कि क्या नाम है संन्यास ले लो, घर में रह करके संन्यास लो। इनके जो सबसे विवादित जो थ्योरी थी, जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध थी, वो ये विवाह के बड़े खिलाफ रहते थे। ये कहते थे कि यार विवाह एक ऐसा ढकोसला है जिसमें जबरदस्ती किसी को भी किसी के साथ बांध दो और उसके बाद उससे कहो कि जबरन इसको प्यार करो। तो क्या करना, क्यों बच्चे करने, क्यों हमें इस तरीके से जीवन जीना, हम विवाह ही नहीं करें, और जब बच्चे ही नहीं करने तो विवाह किस करना, मतलब किस कदर करना। यही वो चीजें थी जिनके थ्रू ये माना गया कि इनके आश्रम में जब गुरु की सोच ऐसी है तो किस कदर अश्लीलता यहाँ पे परोसी जाती होगी। दूसरी बात, इनका ये मानना था कि विश्व का सिर्फ एक गुरु होना चाहिए। किसी को एक सारे देशों को मिल करके किसी एक देश को अपना विश्व गुरु मार लेना चाहिए और अपनी आर्मी आर्मी सब उसको सपोर्ट दे देनी चाहिए। इसके थ्रू ना रहेंगे बॉर्डर और ना रहेगी कोई सैन्य, लेकिन ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं थी। इन्हीं सब चीजों को चल करके 1980 में उन पर एक हमला हुआ चाकू से, लेकिन वो निरर्थक गया, उनको कुछ ज्यादा चोट वोट नहीं आई। उसके बाद हुआ ये कि उनका जो काव्य तब तक पूरी तरीके से घर घर जा चुका था, वही काव्य था उनका संभोग से समाधि तक, और उस समय सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला काव्य था। 1981 में इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है, और तबीयत जब इनकी खराब होती है तो इनके जो भक्त होते थे वो इनसे कहते थे कि आप अमेरिका आइए, हम आपका अमेरिका में इलाज करेंगे।
अब ये समय आ गया था जब ओशो को ग्लोबली बहुत बड़ा आदमी बनना था। किस्मत नियति तय करती ना, चाणक्य ने क्या कहा है, एक कदम तुम चलो, अगला रास्ता नियति दिखाती है। तो 1981 में ये अमेरिका जाते हैं इलाज कराने, और अमेरिका फिर यहाँ पे वो सेंट्रल ओरिगो करके कोई जगह है, रेगिस्तान था वो एरिया, वहां पे इनके भक्तों ने कुल 64 एकड़ जमीन खरीद ली, और वहां पर इनका शिविर आश्रम आश्रम बना दिया गया। तब तक ये ठीक हो चुके थे। फिर वहां पे वो सारी चीजें चलने लगी। उन्होंने सारी बातें बताना शुरू किया, धर्म को लेकर के, देश को लेकर के, एक इंसान की नॉर्मल जीवन को लेकर के। कई कई जगह तो इन्होंने ये भी बोला कि आपको टैक्स नहीं देना चाहिए। तो धीरे धीरे करके इनकी ख्याति इतनी बढ़ने लगी कि ओशो के जो भक्त थे वो बहुत अमीर थे। उसका कारण था, कारण ये था कि ओशो खुद कहते थे कि पहले आप अमीर बनिए, पहले आप पैसा कमाइए, फिर आप संन्यास लीजिए, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो भक्ति इतनी नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से इनके भक्त भी थे एक से एक अमीर। तो 100 से ज्यादा इनके पास लग्जूरियस गाड़ियां थी उस समय अमेरिका में, इनके भक्तों द्वारा दी गई। इनका जो विला बना था, इनका जो भवन बना था, उसमें एक से एक, उस समय एक से एक सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाता था। इनकी खुद की पुलिस थी, खुद की इनकी करेंसी थी, खुद की इनकी एयरलाइंस थी, रजनीश एयरलाइंस इनके लिए। मतलब वो 64 एकड़ को समझ लो पूरा एक शहर बना दिया गया एक तरीके से। कुल 12 से 13 हजार मकान वहां पर बने इनके भक्तों के। कुल मिलाकर के मान करके चलो, इन्होंने रेगिस्तानी वहां पे पूरा बसा दिया एक तरीके से देखा जाए तो। धीरे धीरे करके जब इन्होंने धर्म के खिलाफ बोलना शुरू किया और लोग इनकी बात मानते थे, क्योंकि तुम जानते हो ना, लोग आज के जमाने में वही मानते हैं जिसमें उनको कुछ करना ना हो। अभी मैं कुछ कहूं कि देखो भैया, आराम आराम से ये चीजें करनी है और जीवन बिल्कुल मस्त मजा में कटेगा, सब मानेंगे मेरी बात। अब इनका मेहनत करो, कोई नहीं मानेगा एक बात। ठीक है। तो कहीं ना कहीं रोनाल्ड रीगन के ऊपर प्रेशर बनने लगा। रोनाल्ड रीगन ने फिर एक काम किया। देखो, जब आदमी बड़ा हो जाता है तो ऐसे ही नहीं उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। रोनाल्ड रीगन ने कहा एक काम करते हैं, चलो कुछ लॉ में कुछ लूपहोल्स देखते हैं, कानून में कुछ देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलतियां हुई होंगी। तो कानून के कुछ लूप होल निकाले गए, और उसके बाद फिर जब इनको अरेस्ट किया गया तो इस तरीके से बोला गया कि आप इस तरीके से नहीं आ सकते हैं यहाँ पर, हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके थ्रू आप यहाँ आए, अपनी कम्युनिटी बनाएं और इतने सारे लोगों को इकट्ठा करें, इस तरीके का भाषण दें। ना ही कोई परमिशन, ना आपके वीजा में कुछ इस तरीके से कुछ मेंशन है। तो उठा करके इनको 12 दिन एक सख्त जेल में रखा गया अमेरिका की। और ये सोच करके रखा गया कि धीरे धीरे ये इनकी तबीयत खराब होगी, अगर ये यहीं मर गए तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन 12 दिन से ज्यादा रख नहीं सकते थे, क्योंकि प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता, इनके भक्त बहुत हो चुके थे तब तक और पूरे विश्व में हो चुके थे। तो 12 दिन बाद इनको नॉर्मल जेल में शिफ्ट किया गया, और उसके कुछ समय बाद इनसे $5 मिलियन और 5 साल तक अमेरिका आप नहीं आ सकते हो ये कह करके इनको छोड़ दिया। तो वहां से जब ये निकले तो ये ग्रीस गए। ग्रीस जब गए तो मैंने बताया था वहां पे तो क्रिश्चियनिटी हावी थी, तो इनको एयरपोर्ट से ही वापस करा गया। स्विट्जरलैंड जब गए, स्विट्जरलैंड में बात फैल चुकी थी कि भैया एक ऐसा आदमी आ रहा है जो जिसके विचार इतने आक्रामक हैं, तो वहां पर भी उनको हटा दिया गया। स्वीडन, इंग्लैंड, आयरलैंड करके कई सारी जगह गए, उरुग्वे में भी गए, कुछ दिन रुके, लेकिन अमेरिका का प्रेशर पड़ा तो वहां से भी हटे। उसके बाद इन्होंने कहा कि यार देखो, पश्चिम ने तो ठुकरा दिया, चलो पूर्व ही चलते हैं, अपने देश चलते हैं। तो वापस ये पूना के ओशो कम्यून में आ गए। ओशो कम्यून में जब ये आ गए तो अमेरिका की जेल, इसके बाद क्या हुआ कि चीजें मान करके चलो सिर्फ 11 दिन तक सही चली ओशो कम्यून में। 12वें दिन से इनकी हालत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी खराब होने लगी तो वो उस समय नहीं पता चला, लेकिन उनकी मृत्यु के 12 साल बाद ये एक चीज उठ करके आई कि अमेरिका के ये जो 12 दिन जेल में रहे, वहां इनको थीलियम नाम का स्लो पॉइजन दिया गया। उस समय थीलियम बड़ा चर्चा में था, जिसके थ्रू इनकी 12 दिन लगातार दिया गया है। और थीलियम कोई छोटा मोटा पॉइजन है नहीं, है तो स्लो पॉइजन, लेकिन अंदर स्टोर रहता है बॉडी के, फ्लश आउट होता नहीं है। उसने इनकी तबीयत खराब करनी शुरू कर दी। तबीयत खराब का मंजर कुछ इस तरीके से बीतता गया कि जो ओशो दिन में 3-3 प्रवचन देते थे, एक समय ऐसा आया कि वो एक ही प्रवचन देने लगे। और उसके कुछ समय बाद ऐसा समय आया कि वो प्रवचन देने के सख्त खिलाफ थे। मतलब खिलाफ क्या, एक तरीके से ही दे ही नहीं पाए, तबीयत ने ही नहीं साथ दिया। और धीरे धीरे करके समय आ जाता 19 जनवरी 1990 का। ये वो दिन था जिस समय ओशो ने देह को त्यागा था। तो जब ओशो ने देह को त्यागा तो 5 बजकर के आसपास का समय था। अब मैं आपको वो बताता हूं जो मेरी रिसर्च की बात है, उसके बाद मैं आपको पीपीटी में उन चीजों को समझाऊंगा, और ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। 5 बजे के आसपास का समय था। ओशो की जब तबीयत खराब हुई तो एक डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर गोकुल। डॉक्टर गोकुल को फोन किया गया
कि ओशो की तबीयत बड़ी खराब है और आप आइए यहाँ पर। डॉक्टर गोकुल ने मुंबई हाईकोर्ट में एक हलफनामा दिया है जिसके थ्रू इन्हीं के बयान से ही समझ लो पूरी खलबली मच गई थी कि फिर से ओशो की इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी है। उसी समय टर्म दिया गया था ओशोज मर्डर मिस्ट्री। अभी तक मर्डर जैसी कोई शब्दों की बात नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर गोकुल ये कहते हैं कि जब मैं वहां आया, ओशो कम्यून में जब मैं आया, और मुझे भगवान रजनीश से मिलने नहीं दिया गया। मुझे 3 घंटे तक बैठा करके रखा गया। उस 3 घंटे में मेरे मन में सिर्फ एक बात चल रही थी कि जब ओशो कम्यून में इतने सारे डॉक्टर हैं तो मुझे इतनी दूर से क्यों बुलाया गया। पहली पॉइंट तो ये हलफनामे में उन्होंने लिखा है। दूसरी बात यह है कि जब मुझे बुलाया ही गया और उनकी तबीयत इतनी खराब थी तो मुझे उनसे मिलने क्यों नहीं दिया गया। ये दूसरी बात थी। और 3 घंटे बाद जब मुझे उनसे मिलने भी दिया गया तो बस कुछ क्षणों के लिए, और मिलने से पहले मुझसे पता है क्या बोला गया। मिलने से मुझसे पहले यह बोला गया कि भगवान ने अपना शरीर जो है त्याग दिया है और आप इनका डेथ सर्टिफिकेट बना दो, और डेथ सर्टिफिकेट में कुछ भी लिख दो, हार्ट डिजीज लिख दो, हार्ट अटैक लिख दो, ताकि पोस्टमार्टम ना हो। तो जब ये देखने गए तो इन्होंने कहा कि ओशो भगवान रजनीश जो है हमेशा श्वेत कपड़े, सफेद कपड़े पहने रहते थे। तो कहते थे उनके कपड़े में उनके दिल के नीचे, मतलब थोड़ी के नीचे बाएं और एक दाग ऐसा लगा, किसी उल्टी का दाग था वो, और उनके मुंह पे भी कुछ खाने के कुछ निशान ऐसे थे और मुंह से भी थोड़ा सा वॉमिट ऐसा कुछ दिख रहा था। फिर उनको याद आया कि वो जब भी ओशो से मिले, उनकी ओशो से जब जब बात हुई तो उनको एक बात समझ में आई कि ओशो अपने रंग ढंग को लेकर के बड़े व्यवस्थित रहते थे। वो नहीं चाहते थे उनका कोई कपड़ा गंदा या मैला कभी आप तक दिखाई नहीं उनको। तो ये भी एक शक की बात थी। एक बात और थी, वो बात ये थी कि उनकी एक गर्लफ्रेंड थी 40 वर्षीय, जिनका नाम था मां प्रेरणा निवानो। इनकी मृत्यु से 41 दिन पहले उनकी भी मृत्यु हो जाती है, और वो भी बड़े रहस्यमय तरीके से होती है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। मृत्यु का कारण अगर जानना चाहो तो कारण तो पता नहीं, लेकिन मृत्यु की वजह जरूर पता है। वजह यह है कि भैया हजारों करोड़ की इनकी संपत्ति है, अलग अलग देशों में अलग अलग भवनों का निर्माण हो रखा है, उन सबका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कोई वसीयत तो थी नहीं। और दूसरी बात, ओशो की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, सन 2008 की रिपोर्ट ये कहती है कि तब उस समय 100 करोड़ की कमाई होती थी उससे। उनके ऑडियो कैसेट, उनकी सीडी, उनके पोस्टर, किताबें। तो कहीं ना कहीं अगर कारण नहीं पता है तो वजह तो पता है ना कि किस लिए आखिर ये जो बात है, जो मिस्ट्री है, ये हुई क्यों। सबसे बड़ी बात जो अभी बीते दिनों आई है वो ये आई है कि 1990 में उनकी मां, ओशो की मां भी आश्रम में थी, और ओशो की मां को ओशो से मिलने नहीं दिया गया उससे। और उनको बाद में बताया गया कि भगवान रजनीश नहीं रहे, और उनके मुंह से जो शब्द निकले वो ये निकले कि इन लोगों ने मार डाला मेरे बेटे को। तो ये कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करती हैं कि आज मोर देन 28 years आफ्टर ओशो, ऑल्सो नोन एज भगवान श्री रजनीश, डाइड मिस्टीरियसली ऑन 19 जनवरी सन 1990। उनके फॉलोअर्स को आज भी लगता है कि उनको जहर दिया गया था उनके विश्वास पात्रों ने। क्यों? क्योंकि उनकी नजर थी उनके रिचेस पर। ऑफिशियल रीजन जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर गोकुल ने बताया, बहुत प्रेशर में उन्होंने डाला, और हलफनामे में लिखा उन्होंने कि जो हार्ट फेलियर था वो है, लेकिन क्लोजर लुक जो है वो कुछ और ही बयां करता है। अब यहां पे कुछ पॉइंट है जो हमको समझने हैं। वो ये है कि डॉक्टर गोकुल गोकानी लेटर क्लेम दैट ही सस्पेक्टेड फाउल प्ले इन द पासिंग ऑफ ओशो। भैया बताया मैंने अभी आपको, मैंने पूरी कहानी आपको बता दी। पीपीडी पढ़ो ना पढ़ो तुमको सब बातें समझ में आ गई होंगी। ओशो की बॉडी को तुरंत तुरंत उनका क्रिमेशन किया। अच्छा है, ये वो दौर था जब ओशो ये कहते थे कि किसी के मरने पर आपको रोना नहीं, क्योंकि वो तो मुक्ति पा गया। तो ओशो के आश्रम में जब कोई मर जाता था तो लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ खुशी खुशी उसका क्रिमेशन करते थे, कोई रोता नहीं था। लेकिन भगवान रजनीश के क्रिमेशन में ना किसी को हंसने बोलने का मौका ही नहीं मिला, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया। लोग खुद हैरान कि यार ऐसा क्यों हो गया। इवन ओशो की जो क्लोजेस्ट फैमिली, उनकी मां, उनको तक नहीं इन्फॉर्म किया गया और बड़े समय बाद बताया गया। अल्टीमेटली अनटिमली एंड मिस्टीरियस डेथ ऑफ ओशोस केयर टेकर, ये जो मैंने आपको बताया, फॉरवर्ड जो उनकी गर्लफ्रेंड थी जिनका नाम था मां प्रेरणा निवानो, ये इसमें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। उनका 41 दिन पहले डेथ हो गई, और भी सस्पिशियस। ओशो की विल को 2013 में कोर्ट में प्रूव किया गया, और उस पे भी एक रिट लगाई गई कि ये जो दस्तखत है ओशो के, ये जाली। तो तुम देख रहे हो कितनी मिस्ट्री से ये सारी चीजें हैं।
Even after his death, his confidant took up the reign of his vast global empire. उनके ग्लोबल एम्पायर के उनके जो उत्तराधिकारी थे, सो कॉल्ड उत्तराधिकारी थे, जो उनके बड़े विश्वास पात्र थे, जिन पे शक की पूरी सुइयां हैं, उन्होंने तुरंत हजारों करोड़ की संपत्ति को कब्जियाने का सोचा। भगवान रजनीश की बॉडी पड़ी है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं था। दिस वॉज पॉसिबली बिकॉज ऑफ द विल which has now been legally challenged by योगेश ठक्कर, पुणे बेस्ड डिसाइपल ऑफ ओशो। योगेश ठक्कर ने उस वसीयत को चैलेंज किया, कहा कि इसमें जो दस्तखत है वो ओशो के नहीं है। खैर, उसकी अभी एंटीग्राफी चल रही है। ठक्कर ने ये क्लेम किया कि जो विल है ये फेक है, और जितने उनके विदेशी अनुयायी हैं, स्मगलिंग एंड स्निफिंग ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेजर। He also claimed that over 100 crore has been illegally transferred from Osho International Foundation, which is a public charitable trust, to Osho Multimedia and Resort Private Limited, which is a private company. तो भैया किसी ट्रस्ट से, ओशो के फाउंडेशन से, ओशो के प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक प्राइवेट कंपनी, वहां से 100 करोड़, जब देखो जब कोई इंसान कहे 100 करोड़ का घपला हुआ है तो समझ लेना घपला ज्यादा का हुआ, उसको पता सिर्फ 100 करोड़ है। तो ये कुछ कड़ियां हैं जो आपके सामने आज भी बनी हुई हैं। उनका हिज पिटीशन इन बॉम्बे हाई कोर्ट ऑल्सो अटैच एफिडेविट बाय गोकुल। मैंने बताया तो गोकुल गोकानी डॉक्टर साहब ने एक हलफनामा दिया है, तो वही एफिडेविट है। हु वाज प्रेजेंट इनसाइड द पुणे आश्रम व्हेन ओशो ब्रीथेड हिज लास्ट। डॉक्टर गोकानी हु वाज wrote Osho death certificate suspects foul play in the last 4 hours before his death. After 29 years, 7 haunting questions about Osho death and succession have been resurfaced. आज उनकी मृत्यु के 29 वर्षों बाद भी ये कुछ सवाल जो हमारे पास है वो आज भी हमारे दिमाग में कौंध रहे हैं, और उनका जवाब हमारे पास नहीं है। वो कौन से 7 ऐसे सवाल हैं? पहला, कि 1 PM दोपहर 1 बजे ऐसा क्या हो गया था? क्या हुआ था 1 बजे? भाई आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश, 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ने वाला आदमी, ऐसी सस्पिशियस मौत तो नहीं मर सकता। डिड ओशो डाई एट 5 PM? ये भी सवाल आज तक किसी को नहीं समझ में आया, क्योंकि जब डॉक्टर को पता ही नहीं करने दिया गया तो वो कैसे पता करेगा? पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। व्हाट वाज द रियल कॉज ऑफ डेथ? ये तो कोई नहीं जानता। इतनी जल्दी क्या थी उनके अंतिम संस्कार करने की? क्वेश्चन नंबर 4। ओशो की मदर जो कि वहां पे मौजूद थी, उनको क्यों नहीं बताया गया? वाई वॉज द विल केप्ट सीक्रेट? वो वसीयत क्यों सीक्रेट रखी गई? क्या वसीयत रखने वाले को डर था कि जैसे ही निकालेंगे तो उसकी जान खतरे में आ जाएगी? वर ओशो सिग्नेचर फोटोकॉपी? क्या ओशो के सिग्नेचर की फोटोकॉपी वहां पर इस्तेमाल करी गई थी? इन 7 सवालों से बॉम्बे हाईकोर्ट आज भी जूझ रहा है। उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर से आपको ओशो की जीवनी और ओशो के डेथ के समय की कुछ बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी। बहुत सारी बातें जो मैंने आपको नहीं बताई, बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको नहीं बताई, बस इतना मैं आपको बता करके इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूंगा कि ओशो की जो समाधि है वहां पर लिखा है कि ये न कभी पैदा हुआ, ये न कभी मरा। ये 1931 से 1990 तक बस इस धरती पर रहा। टू अवॉइड पेन दे अवॉइड प्लेजर, टू अवॉइड डेथ दे अवॉइड लाइफ। तो ऐसे करके इनके कई सारी बातें, और मैं आप लोगों को कुछ चीजें भी रिकमेंड करूंगा जरूर। जैसे ओशो की एक यूट्यूब पर पढ़िए, ये तो मधुशाला है, जरूर देखिएगा, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ओशो को समझना है तो ओशो के लेवल पे जाकर के समझिएगा, अन्यथा मत समझिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास और अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।